हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा और राउल्ट्स लॉ कैसे डिफाइन करेंगे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है तब। इसके पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली राउल्ट्स लॉ में जैसे हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन था P1 इक्वल टू x1 P10। ये हमारा एक्सप्रेशन था जहां पर हमारा सॉल्वेंट जो था वो वोलाटाइल था और सॉल्यूट जो था वो नॉन वोलाटाइल था। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। यहाँ सॉल्वेंट जो था वो वोलाटाइल था और सॉल्यूट था वो नॉन वोलाटाइल था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा था, सॉल्यूट जो है वो वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था। एज ए रिजल्ट सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन में आ रहा था, यानी जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे थे तो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था। दैट मीन्स कि जैसे ही वेन नॉन volatile solute is added into pure solvent, then the vapor pressure of pure solvent will decrease। ये हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, जहां पर P1 था वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, P10 था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और X1 था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, ओके। अब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है, तो होगा ये कि सॉल्यूट अपने प्योर फॉर्म में मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा और सॉल्वेंट भी अपने प्योर फॉर्म में मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा। जब दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और दोनों का वेपर प्रेशर डिक्रीज करके एक रिजल्टिंग वेपर प्रेशर मिलेगा जो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ओके, तो यहां से अगर हम राउल्ट्स लॉ वाले कंसेप्ट से आ रहे हैं तो यहां पर व्हेन सॉल्वेंट इज वोलाटाइल देन हम लोग लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू x1 P10 और व्हेन सॉल्यूट इज वोलाटाइल देन हम लिख सकते हैं P2 इक्वल टू x2 P20, जहां पर P2 था वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूट, P20 था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट और X2 था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से मेरा सॉल्वेंट भी वोलाटाइल हो रहा है, सॉल्यूट भी वोलाटाइल हो रहा है और जब दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहा है तो सॉल्यूशन में दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और दोनों का वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के कारण सॉल्यूशन का एक रिजल्टिंग वेपर प्रेशर मिलेगा जो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन will be equal to P1 plus P2। P1 क्या हो गया, जो
इम्प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P2 हो गया, इम्प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर, दोनों को जोड़ेंगे तो एक रिजल्टिंग वेपर प्रेशर मिलेगा। दिस इज रिजल्टिंग वेपर प्रेशर, रिजल्टिंग या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, कि ये वाला चीज जो है यहां पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अपना वेपर प्रेशर डिक्रीज करके जब सॉल्यूशन बना रहा है तो सॉल्यूशन का एक रिजल्टिंग वेपर प्रेशर होगा। ओके, तो यहां से ये राउल्ट्स लॉ में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल कंसीडर करके ये किया गया है। ओके, यहां तक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां से हम लोग जो राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है किसके लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब वोलेटाइल हो तो क्या होगा। राउल्ट्स लॉ जनरलाइज फॉर्म देख, आप लोग देखो यहां से जब सॉल्यूट ऐड कर रहा है सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और जब सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट में तो सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल। अब यहां से हम लोग जनरलाइज्ड एक फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर of a component of a volatile component in a solution will be numerically equal to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of pure form of that component. Okay, that means अगर मेरा P1 जो है, ठीक है, वो इम्प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और यहां से x1 P10 हम लिख रहे हैं, तो यहां से x1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो अभी हम लोग डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और P1 हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एट द सेम टाइम हम लोग सोल्यूट के लिए भी लिख सकते हैं सेम चीज। तो यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, व्हाई, बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल। तो यहां से P1 जो हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, जो अब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट लिख रहे थे, वो अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। ठीक है, सिमिलरली यहां पर P2 जो हमने लिखा था, यहां पर P2 वो भी हो जाएगा, जो हम लोग लिखे थे, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूट, जो अब हो जाएगा, मतलब मीनिंग सेम है, जस्ट इंटरप्रिटेशन जो है अलग है, लेकिन मतलब एक ही आएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी यहां पर बोथ वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कहां चला आया है, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन में।
ठीक है। तो एज ए रिजल्ट टोटल वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी, ये टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन, हमारा स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन विल numerically equal to the product of the mole fraction of that component and the vapor pressure of the pure form of that component. Get it? अब हम लोग यहां पर इसी चीज को ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस डू दैट। एक चीज आप बच्चों ध्यान रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दोनों ही प्योर फॉर्म में रहे तभी भी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम रहता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा डेंस रहता है, इसीलिए सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जो हमेशा जो है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम रहता है इनके उसके प्योर फॉर्म में। इवन इन सॉल्यूशन भी यही चीजें होती हैं। अब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं राउल्ट्स लॉ को। यहां पर ये मेरा वेपर प्रेशर कर्व है, इधर मोल फ्रैक्शन है हमारा, ये मोल फ्रैक्शन का लाइन है, यहाँ पर मेरा x1 1 है यानी ओनली सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पर x2 1 है और x1 0 है, यहाँ पर ओनली सॉल्यूट है और यहाँ पर ओनली सॉल्वेंट है, ये है। ओके, और यहाँ पर मेरा इस साइड में P1 0 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इधर P2 0 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। जैसे जैसे हम यहाँ पर x2 ऐड करते जाएंगे, इधर x2 जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ओके, सिमिलरली जो सॉल्यूट है वो अपने प्योर फॉर्म में मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करेगा, लेकिन उसमें जैसे जैसे हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे उसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, उसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्यूट ऐड करने से, सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सॉल्वेंट ऐड करने से, ठीक है। तो यहां से मेरा ये फॉर्म आया, ओके। तो ये वाला जो हो गया, ये कर्व पर हमारा इक्वेशन क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू x1 P1 0, और ये क्या आएगा P2 इज इक्वल टू x2 P2 0। दिस वी डिस्कस्ड। ये वाला लाइन जो है इस इक्वेशन के लिए और ये वाला लाइन जो है इस इक्वेशन के लिए है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ देते हैं दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहां पर हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा सॉल्यूशन का P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये टोटल प्रेशर मिल गया, ठीक है। तो यहां से ये मेरा जो इक्वेशन जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ कब का है, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, ओके। अब यहां पर आप देखो, यहां से ये जो बाउंड्री आया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, मेरा ओनली सॉल्वेंट है सॉल्यूट नहीं है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, ओनली सॉल्यूट है सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या आया है हमारा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इक्वेशन नंबर 1। बट P1 क्या है हमारा, x1 P1 0, एंड
P2 क्या है, x2 P2 0. तो therefore what we can write, P is equal to x1 P1 0 plus x2 P2 0. यहां पर दो हम केस करेंगे, दो केस हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे. पहला केस वन क्या होगा, when x1 is 1 then x2 equal to 0. तो यहां पर क्या आ जाएगा, P is equal to x1 P1 0 plus 0 into P2 0. दैट मीन्स यहां पर x1 1 है मेरा, 1 इंटू, तो यहां पर क्या आ जाएगा P1 0. तो P इज इक्वल टू P1 0. ओके, दैट मीन्स यहां पर क्या आ रहा है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहां पर आ रहा है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो हमने ये लाया है यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर नो सॉल्यूट इज देयर इन सॉल्यूशन. No solute is there in solution. ओके, सिमिलरली केस 2 हम देख लेते हैं, आप लोग इसको देख लो. ठीक है, अगर कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो. ठीक है, यहां पर केस 1 हुआ, तो केस 1 में मैं फिर से बता रहा हूं, केस 1 में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर मेरा x2 0 हो रहा है, दैट मीन्स x2 0 यहां पर हम आ रहे हैं ये वाले, इस वाले बाउंड्री पर, तो मेरा क्या ओनली सॉल्वेंट रहेगा. ओनली सॉल्वेंट जब रहेगा तो मेरा वेपर प्रेशर किसके कारण होगा, सॉल्वेंट के लिए, तो वही सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर होगा. दैट मीन्स यहां पर सॉल्यूट नहीं है. ओके, नाउ केस 2. केस 2 में, केस 2 when x2 is equal to 1 then x1 is equal to 0 हो जाएगा. यानी हम यहां पर इस बाउंड्री पर चले आते हैं, तो सिमिलरली यहां पर P1 is equal to 0 into P1 0 plus 1 into P2 0. मतलब क्या हो रहा है, P2 0, therefore P total is equal to P2 0. इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट. वापस वही चीज पर आ गया, यानी ये हमारा बाउंड्री वाला पोजीशन आ गया. इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने देखा कि हम कैसे ग्राफिकली टोटल प्रेशर मेजर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो बाउंड्री वाले कंडीशन है, यानी यहां पर जब ओनली सॉल्वेंट है और यहां पर ओनली सॉल्यूट है, तो कैसे ओनली सॉल्वेंट के जगह टोटल प्रेशर P1 के बराबर हो जा रहा है, और ओनली सॉल्यूट है तो कैसे टोटल प्रेशर P2 के बराबर हो जा रहा है. यानी यहां पर जब सॉल्यूट नहीं रहेगा तो मेरा सॉल्वेंट प्योर रहेगा, और जब सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो सॉल्यूट प्योर रहेगा. लेकिन जब दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम आस्किंग यू अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट write in comment, and if you are want to give any suggestion please write in comment, and thank you for today's class. ठीक है.